आज हम याद कर रहे हैं एक विराट व्यक्तित्व जिसने भारतीय संविधान के लिए और भारतीय उज्जवल भविष्य की परिकल्पना करते हुए महत्वपूर्ण अवदान योगदान देश के विकास के लिए और देश की भावी योजनाओं को साकार करने के लिए किया था। ऐसे व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में, आर्किटेक्ट के रूप में, उसकी सशक्त बुनियाद और आधारशिला तैयार करने के रूप में याद करते हैं। उन्हीं के द्वारा जो योजनाएं तैयार की गईं, जो परिकल्पनाएं और प्राक्कल्पनाएं की गईं, आज के भारत में हम देख सकते हैं कि जो उपेक्षित वर्ग था, जो दलित वर्ग था, जो हाशिए पर पड़ा हुआ भारतीय समाज था, वह आज देश के शीर्ष पदों पर उपस्थित है, जिनमें देश के राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति हम जानते हैं कि प्रथम व्यक्ति के रूप में, सर्वोपरि व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। तो आज देश के राष्ट्रपति पद की बात हो, अनेक राज्यों के राज्यपाल उन पदों पर विराजित व्यक्तित्वों की बात हो, बहुत से राज्यों में भारत के मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्तियों की बात हो, लोकसभा जो कि भारत में राजनीति का मंदिर माना जाता है, वहाँ के अध्यक्ष पद पर उपस्थित विराजित व्यक्तित्व की बात हो, देश के अनेक विश्वविद्यालयों में कुलपति पद पर आसीन व्यक्तित्वों की बात करें, न्यायाधीशों को अदालतों में देश के लिए विलक्षण दायित्व निर्वाह करने वाले व्यक्तित्व के रूप में ऐसे न्यायाधीशों को याद करें, और प्रशासन के अनेक मंत्रालयों के, केंद्र और राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण पदों पर, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी कला हो, संगीत हो, धर्म हो, दर्शन हो, नाटक हो, सिनेमा हो, अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि अंबेडकर जी की उस परिकल्पना का सुपरिणाम है कि उच्च शीर्षस्थ और समादृत पदों पर वंचित समाज को, समाज के लोगों को शीर्ष पर बैठने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। और भारत के लिए भी ये सौभाग्य का विषय है कि वो जो प्रतिभाएं हमारे सामने उद्घाटित नहीं हो पा रही थीं, वह भी उद्घाटित हुईं, और जो एक भ्रामक मान्यताएं थीं वो खंडित हुईं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समग्रतः अवदान और स्तुत्य को अगर हम याद करें और देखें तो देख सकते हैं कि सन 1920 से 1935 तक उन्होंने गोलमेज परिषद, सत्याग्रह आंदोलन, पुणे पैक्ट, साइमन कमीशन के समक्ष निवेदन, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को आकार दिया, साकार बनाया। यह विलक्षण कार्य जिस व्यक्तित्व ने किया, निश्चित ही वह व्यक्तित्व भी दुर्लभ और विराट व्यक्तित्व बनकर हमारे सामने उपस्थित हुआ। वैचारिक क्रांति से सामाजिक अस्पृश्यता की समाप्ति का मूल मंत्र भी उन्हीं भीमराव अंबेडकर ने दिया था। स्वतंत्रता का स्वप्न देशवासियों के मनोमस्तिष्क में
एक बीज की तरह बोने का, वपन करने का, उनके करकमलों में वितरित करने का कार्य यह भी अंबेडकर जी ने किया था। समता, समानता, समभाव और सहिष्णुता, बंधुता और ऐसे मूल्यों पर आधारित समाज के निर्माण और विकास की राह, यह भी अगर प्रशस्त की किसी ने तो भीमराव अंबेडकर ने। पूरे देश को, देशवासियों को इन समस्त मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में उज्जवल मार्ग दिखाने का काम उन्होंने किया था। सन 1935 से 1947 के बीच डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी महत्वपूर्ण स्थापना थी, उसकी भूमिका बड़ी रचनात्मक थी। सन 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्हें हम वंदनीय भूमिका के साथ उपस्थित पाते हैं। हम उनकी उस भूमिका, उनके भूमिका के प्रति किए गए निर्वाह को नतमस्तक होकर कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं। राष्ट्र के विचार से जन जन के विचार को जोड़ा, यानी राष्ट्रीयता की मूल भावना, मूल चेतना, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति सम्मान, चाहे नदियां हो, पर्वत हो या ध्वज हो या अन्य जो सामाजिक जागरण के मूल मंत्र हों, ऐसे राष्ट्र के विचार से जन जन को और जन जन के विचार को जोड़ दिया। भूमि यानी भूगोल और पृथ्वी, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास, इन सबको अंबेडकर जी ने जोड़ा और सांस्कृतिक अस्मिता के साथ उसका एक अटूट रिश्ता स्थापित किया। एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जी की मिलती है, जिसको हम शूद्र पहले कौन थे इस नाम से जानते हैं। उन्होंने आर्य आक्रमण सिद्धांत को एकदम नकारा और उसे अस्वीकृत कर दिया। बहुत से लोग, इतिहासकारों ने आर्य आक्रमण सिद्धांत की विवेचना विस्तार से की है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का यह दृढ़ संकल्प था कि यह स्थापना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको नकारा और उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वेदों का, चारों वेदों का गहन गंभीर अध्ययन किया, वेदांत का भी अध्ययन किया। ऋग्वेद में आए अर्य और आर्य दोनों शब्दों के अर्थ विस्तार को वो बखूबी वर्णित करते हैं। शत्रु, मान्य पुरुष, देश के नाम, मालिक आदि अर्थ के और अर्थ को और जाति से अलग अर्थ में उसे देखने की बात वो करते हैं। लोकमान्य तिलक, हम जानते हैं कि देश के लिए उनकी भूमिका, उनका महत्व बहुत ही स्तुत्य रहा है। बाल गंगाधर तिलक, किंतु तिलक के अनेक सिद्धांतों से बाबा साहब असहमत थे, इसलिए उन्होंने बेबाकी से उनके सिद्धांतों को नकारा भी और स्वीकार नहीं किया। उनका बड़ा स्पष्ट मत था कि वैदिक आर्यों का मूल स्थान हिंदुस्तान में ही होगा। इस बात के सबूत वैदिक साहित्य में ही मिलते हैं। यही भारतीय राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रमाण भी है। हम देख सकते हैं कि अंबेडकर जी का जो अध्ययन था, अध्यात्म, भक्ति, दर्शन, योग, पौराणिक साहित्य, वैदिक साहित्य, उनका गहन गंभीर अध्ययन इस बात का साक्षी, इस बात का प्रमाण है कि वो जो स्थापना करते हैं उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते, कोई शेष संभावना नहीं छोड़ते। इसीलिए वो वैदिक साहित्य को
उदाहरण बनाकर, प्रमाण बनाकर अपनी बात को हमारे सामने रखते भी हैं। यही तो भारतीय राष्ट्रवाद है, यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर एक विराट, एक महान धर्म पुरुष भी थे। उनकी उल्लेखनीय पुस्तक कास्ट इन इंडिया इस बात का प्रमाण भी है। कास्ट इन इंडिया एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अनगिनत जातियों से बने हिंदू समाज को बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था। यहाँ जाति आधारित जो अनेक राज्य हैं, देश है, उसको देखकर वे इस हिंदू समाज को विभिन्न अलग अलग वंश नहीं मानते, जबकि यूरोप के इतिहासकार ऐसा ही मानते हैं। तो यूरोपियन जो हिस्टोरियंस थे, यूरोप के जो इतिहासकार थे, उनकी स्थापनाओं का भी बड़ी बेबाकी से बाबा साहब खंडन करते हैं और वो पूरे हिंदू समाज को एक वंश के रूप में देखना चाहते हैं, एक जाति के रूप में देखना चाहते हैं। बाबा साहब का बड़ा स्पष्ट उद्देश्य था, एक उद्घोष था कि हम एक संस्कृति के सूत्र में बंधे हुए हैं। एक संस्कृति, वो एक संस्कृति की जब बात करते हैं तो उसमें धर्म से, जाति से, क्षेत्र से, आयु से, लिंग से ऊपर उठकर वो इसे देखने की परिकल्पना करते हैं। सन 1949 को संविधान सभा के अंतिम भाषण में बाबा साहेब अम्बेडकर कहते भी हैं कि जातियां राष्ट्र के लिए घातक हैं, जल्दी हमें उनसे मुक्त होना चाहिए। अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा साहब का जो विजन था, जो भविष्य दृष्टि थी, वो उनके सुदीर्घ जीवन अनुभव की देन थी। उन्होंने भारतीय समाज में ये जो भेदभाव, यह जो छुआछूत देखा था और विभक्त जातियों की स्थितियों को देखकर जो अनुमान लगाया था, उसी के आधार पर उन्होंने 1949 में संविधान सभा की बैठक में ये बात दोहराई थी। एक अन्य स्थल पर भी वो वक्तव्य देते हुए, भाषण देते हुए कहते हैं कि मेरे विचार में जाति रहित संघ बनकर हिंदू समाज आत्मरक्षा हेतु अधिक शक्तिशाली बन सकता है। बड़ा स्पष्ट मत है उनका कि जाति रहित संघ के रूप में पूरे हिंदू समाज को हमें खड़ा करना चाहिए और आत्मरक्षा के लिए अधिक शक्तिशाली अगर बनना हो तो हमें इस तरह से अनेकता में एकता खोजनी चाहिए। इसलिए वो ये भी कहते हैं कि हिंदुओं का स्वराज गुलामी के गर्त में उतरने का एक पायदान सिद्ध हो जाएगा यदि हम पूरे देश को एक सूत्र में, एक रंग में, एक भाव में निबद्ध नहीं कर पाएंगे। गांधी जी के अनेक मतों से भी बाबा साहब असहमत थे। हम जानते हैं गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकृत व्यक्तित्व हैं, लेकिन अपनी बात को दृढ़ता से और विनम्रता से कहना, यह कोई सीखे तो बाबा साहेब अम्बेडकर से सीखे। वो किसी भी बड़े से बड़े व्यक्तित्व से इसलिए प्रभावित नहीं होते थे कि वह बड़े पद पर आसीन है या उसकी लोक स्वीकृति अधिक है। वो केवल इस दृष्टि से सहमत या असहमत होते थे कि यदि राष्ट्र हित में, समाज हित में कोई निर्णय है तो वो स्वीकार्य है। इसलिए उन्हें एक शिल्पकार के रूप में, हम भारतीय संविधान के शिल्पकार की बात करें तो बाबा साहब का नाम अनायास हमारे सामने आता है। वो भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं के भी महान अध्येता थे, धर्म पुरुष थे। भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहेब
जिन बिंदुओं पर बल देते हैं और जिन मुद्दों के पक्षधर बनकर उभरते हैं, आज भी वह बहुत ज्वलंत और जीवंत मुद्दा बन गया है कि समान नागरिक संहिता भारत में होनी चाहिए। ये अंबेडकर जी का विजन था, समान नागरिक संहिता। हम जानते हैं कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का नागरिक हो, वो भारतीय नागरिक है, तो फिर उसे जो भी लाभ हानि होंगे वो समान रूप में होंगे। वह कोई प्रिविलेज जैसी बात नहीं होगी, वरीयता जैसी बात उस रूप में नहीं होगी। इसलिए समान नागरिक संहिता के पक्षधर के रूप में वो हमारे समक्ष आए। सभी नागरिकों के मूल अधिकारों में भी समानता के पक्षधर अंबेडकर जी, बाबा साहेब अंबेडकर रहे हैं। सभी नागरिकों के मूल अधिकारों में समानता होनी चाहिए, और वो पद की बात हो, कार्यालय की बात हो, मंत्रालय की बात हो, इससे उसे नहीं देखा जा सकता। वे हिंदुओं के लिए नागरिक संहिता के विरोधी थे, तो साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ भी उन्हें स्वीकार्य नहीं था। इसीलिए उनका पूरा बल समान नागरिक कानून पर विद्यमान रहता है। वे जल संरक्षण के भविष्य दृष्टा थे। उन्हें यह दिखाई दे रहा था कि आने वाले समय में, शताब्दियों में दुनिया के लिए एक बड़ा संकट अगर कोई चीज बन सकती है, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, तो वह जल है। इसलिए उन्होंने हार्वेस्टिंग की, जल संरक्षण की बात की। वो भविष्य दृष्टा बनकर जल की कमी की ओर हमारा जो निरंतर घट रहा है, निरंतर समाप्त हो रहा है, हमारा ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर प्रचुर मात्रा में बल देते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उस सबके लिए समान है। ऐसा ना हो कि उन संसाधनों का उपयोग एक धनाढ्य वर्ग, एक एलीट क्लास कर ले और जो बाकी लोग हैं वो उससे वंचित रह जाएं। तो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और सदुपयोग, इस पर उन्होंने प्रचुर मात्रा में बल दिया। समृद्ध भारत भूमि के शोषण के वो बहुत घोर विरोधी थे। समृद्ध भारत भूमि के शोषण के विरुद्ध वो ऐसे लोगों के प्रति जो भारत की भूमि का शोषण कर रहे हैं, वो विरोधी बनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने अपने संविधान निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में इस तरह के अनेक प्रावधान भी किए हैं। खेती के राष्ट्रीयकरण की नीति, इसकी भी वकालत उन्होंने भरपूर की है। सन 1942 से 1946 तक के देश के श्रम मंत्री के रूप में भी वो विभूषित रहे, वह श्रम मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। वायसराय के कार्यकारी मंडल में जल संपदा और जल संपदा विभाग का कार्यभार यह भी बाबा साहेब को सौंप दिया गया था। सन 1944 में नदियों को परस्पर जोड़ने का एक बड़ा विराट सुझाव आया था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अभी अभी अपने कार्यकाल में लागू करने के लिए कदम भी उठाए। और वो चाहते थे कि जल संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगले विश्व युद्ध की तैयारी जल के आधार पर होगी। बाबा साहब एक राष्ट्र की एक भावना, इस पर बल देते हैं और मानते भी हैं कि सह अस्तित्व की भावना से ही
राष्ट्र की स्वतंत्रता संभव हो सकती है। वह जो डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो, यह मानसिकता नहीं होनी चाहिए। हम सब का अस्तित्व देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक अखंडता की भावना को प्रबल बनाने में भी उनकी भूमिका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका उल्लेखनीय रही है। और वो ये कहते हैं कि अखंडता की भावना को यदि प्रबल बनाना है तो उसके लिए कुछ करना होगा। हम वंशवाद, जातिवाद, पंथवाद, इनसे ऊपर उठें और ऊपर उठकर ही इस लक्ष्य को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। राष्ट्रवाद की त्रिवेणी, जब हम किसी भी देश के राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं तो उनमें 3 तत्व बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तो राष्ट्र की जनता, वहां का लोक, दूसरा वहां की भूमि, पृथ्वी, और तीसरा संस्कृति। इन तीनों के निर्माण से ही राष्ट्रवाद की त्रिवेणी उद्घाटित होती है। लेकिन इस राष्ट्रवाद की त्रिवेणी में जन, भूमि और संस्कृति, जब हम इनको मिलाने की परिकल्पना और बात करते हैं तो यह कहते हैं कि बंधु भाव का होना अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है। हम सबका परमात्मा एक है। ये जो एकेश्वरवाद है, यह जो अद्वैतवाद है, इन सब के प्रति अंबेडकर जी का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। वो तो लिखते भी हैं कि हम सबका परमात्मा एक है और हम सबकी आत्मा भी एक है। और इसी बात को हम याद करें, संत कबीर ने या दूसरे संतों ने भी अपने अपने ढंग से दोहराया है। वे लोकतंत्र की बुनियाद में समता, बंधुता और स्वतंत्रता को देखना चाहते हैं। यानी एक अच्छे, सशक्त, अनुकरणीय लोकतंत्र की परिकल्पना उनके मनोमस्तिष्क में रही। इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र की इन व्यवस्थाओं के प्रति समादृत भाव रखने पर बार बार बल दिया। वे संविधान मूलक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी व्यवस्था के संस्थापक बनकर हमारे सामने आए। ऐसे महान, ऐसे विराट व्यक्तित्व को हम शत शत नमन करते हैं। वो जिस वर्ग से, जिस समुदाय से देश को जागृत करते हुए राष्ट्र के विभिन्न आंदोलनों में इस वर्ग को साथ लेकर उनकी भूमिका सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ने की बात करते हैं, वो वास्तव में कोई महान, कोई विराट व्यक्तित्व ही कर सकता है। उनकी परिकल्पना, उनका अध्ययन, और वो विधि क्षेत्र के अधिकारी विद्वान थे। संविधान जिसका निर्माण उनके माध्यम से, उनके करकमलों से हमारे सामने हो सका, वही संविधान है जो आज इस पूरे देश को पूरी गंभीरता के साथ उन्नयन की ओर लेकर आगे चल रहा है। ऐसे महान, ऐसे विराट व्यक्तित्व की जब हम शैक्षिक योग्यता पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसा आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति जो 65 वर्ष की अपनी आयु में 100 वर्ष से अधिक तक किए जाने वाले कार्यों के दायित्व का निर्वाह करता है, इससे पता लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में सुख, चैन जैसी चीज को नहीं शामिल होने दिया। एमए किया, पीएचडी किया, डॉक्टरेट की उपाधि ली,
एमएससी की, डीएससी की, बैरिस्टर ऑफ लॉ की उपाधि हासिल की, एलएलडी जैसी उपाधियों से भी उनको विभूषित किया गया, डॉक्टरेट विधि के क्षेत्र में भी। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व को हमारा पूरा देश, पूरी मानव सृष्टि, पूरी मानवता सशब्द उन्हें नमन करती है। निश्चित रूप से आज जिस भारत के विकासोन्मुख होने की स्थितियों का हम आकलन करते हैं, उनको देखते हैं, तो कह सकते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस दिशा में, इस क्षेत्र में अविस्मरणीय और स्तुत्य अवदान किया है। इसलिए मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वास्तव में भारतीय संस्कृति के उन नायक के रूप में, भारतीय मूल्यों के पुनराख्याता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। और ऐसे विराट व्यक्तित्व को हम नतमस्तक होकर नमन करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि कृतज्ञता ज्ञापित करना ये थोड़ा दुर्लभ गुण है, काव्य है। उपकार करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उपकृत मानने वाले कम मिलते हैं। लेकिन हम सभी भारतवासी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थात बाबा जी के प्रति, हम उनके अवदान के प्रति हम कृतज्ञ हैं और उन्हें बार बार नमन करते हैं। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।